गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे से होगे अपने घर पे और पढ़ रहे होगे। पिछले चैप्टर में हमने भारत के आकार व स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप तो हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि भारत में बहुत तरीके की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उनका निर्माण कैसे हुआ, क्यों इतनी विविधता पाई जाती है, उसका अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ना आए तो वो आप मुझे बताना कि मैम ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो भारत एक बहुत विशाल देश है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है और भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो मैदान है, हाँ, लेकिन भारत में सिर्फ मैदान नहीं है। हम तो मैदानों में रहते हैं, लेकिन भारत में हिमालय पर्वत है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मरुस्थल भी हैं, समुद्र है तो तटीय प्रदेश भी हैं और द्वीप भी हैं। तो अब आपके मन में आ तो रहा होगा, भारत देश तो एक है, फिर इसमें इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि भारत एक देश है फिर भी इसमें इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। तो आज हम भारत की जो विभिन्न भू आकृतियाँ हैं उनकी संरचना के बारे में जानेंगे कि उनकी रचना कैसे हुई। अच्छा, भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, बहुत तरीके की मिट्टी भी पाई जाती है, बहुत तरीके के शैल पाए जाते हैं। भारत में इतने कठोर शैल भी हैं जैसे कि संगमरमर, हाँ, जैसे कि संगमरमर जिस इतने कठोर हैं जिनसे ताजमहल का निर्माण हुआ है, और इतने मुलायम शैल संगमरमर जैसे कठोर शैल भी पाए जाते हैं, और सेलखड़ी जैसे मुलायम शैल भी पाए जाते हैं जिनका निर्माण टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। तो बहुत तरीके के शैल भी पाए जाते हैं और भू आकृतियों में भी बहुत विभिन्नता है। तो मन में आ रहा है ना कि क्यों हुआ है। तो बच्चों देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपक्षय है, अपर्दन है, हाँ, जिनकी वजह से निक्षेपण है, जिनकी वजह से उच्चा बच्चों का निर्माण होता है और उनमें संशोधन भी होता है। लेकिन इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्या नाम है, एक बार हम फिर से समझेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसके हिसाब से जो पृथ्वी की ऊपर की जो भू प्रॉपर्टी है, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है, ज़मीन है, साधारण शब्दों में कहें तो वो 7 बड़ी प्लेटों से और कुछ छोटी प्लेटों से, लगभग 14 छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। और ये प्लेट आप सोच रहे होंगे कि कौन सी प्लेटों की बात कर रही हैं मैम, हम तो प्लेट बस वही जानते हैं जिनमें हम खाना खाते हैं। तो ये वो प्लेटें नहीं है। प्लेट मतलब जो हमारे जो 7 महाद्वीप हैं वही हमारी 7 प्लेटें हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए ना, वही सारी की सारी वही प्लेटें हो गई ना जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो इन 7 बड़ी प्लेटों से और 14 छोटी प्लेटों से मिलकर पृथ्वी की ऊपर की भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है। अब ये जो प्लेटें हैं इनके अंदर गतियाँ पाई जाती हैं, गति होती रहती है, इनके ऊपर और अंदर गति होती रहती है, जिसकी वजह से जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें अंतर आता जाता है। तो भारत का निर्माण भी इन्हीं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वजह से हुआ है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इन प्लेटों में कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। मुख्य रूप से इन प्लेटों में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं? 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। देख रहे होंगे आप चित्र में। कभी कभी ये प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, पास आती हैं और जुड़ जाती हैं, यानी कि अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। कभी कभी ये प्लेटें क्या करती हैं, जब इनमें गति होती है तो ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, देखो जा रही है ना अलग अलग दिशा में, और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। कभी कभी ये प्लेटें ऐसा भी होता है इनमें कि एक दूसरे के करीब आती हैं तो या तो ये टकराकर टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है, जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। ऐसा भी होता है कि ये एक दूसरे के 36 दिशा में, देखो ये कर रही है ना, ये इधर 36 दिशा में गति कर देती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक, तो आपको हम समझ में आ गया होगा कि इन प्लेटों में गति पाई जाती है, संवहनीय धाराओं की वजह से इनमें गति होती है और बहुत धीमे स्तर पे ये गति होती है, एक साथ नहीं होती है जो। और इन्हीं गतियों की वजह से बलन है, भ्रंशन है, बलन, भ्रंशन और भूकंप, ये भी इन्हीं
प्लेटों में गति की वजह से होता है। ज्वालामुखी क्रियाएं भी इन्हीं प्लेटों में दबाव की वजह से या इन्हीं प्लेटों में गति की वजह से होती हैं। अब इनसे इन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ हम ये पढ़ेंगे। लाखों वर्षों से हुआ, लाखों वर्षों में हुआ, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। उन्हीं लाखों वर्षों में इन प्लेटों में गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति में और आकार में परिवर्तन आया है। देखते हैं हम इसे एक चित्र के माध्यम से। देखो पहले ये जो विश्व था, ये जो 7 प्लेटें थी, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक पूरा भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया, और एक ही सागर था जिसका नाम था पैंथासा, ठीक है। तो भूखंड क्या था? एक पेंजिया, ये पूरा जुड़ा हुआ था। संवहनीय धाराओं में गति की वजह से इन प्लेटों में हलचल की वजह, इस जो भूखंड था इसमें हलचल की वजह से ये भूखंड 2 भागों में टूट गया। देखो देख रहे होगे आप चित्रों में, 2 भागों में टूट गया, ये यहाँ से अलग हो गया। और ये 2 भागों में टूट गया, और ऊपर वाला हिस्सा जो था वो यूरेशिया प्लेट यानी कि अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड दिखाया। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, भारत लिखा है ना यहाँ पे, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार, जो पठार वाला हिस्सा जो हमने मानचित्र में देखा था उसका हिस्सा है। इसीलिए इसमें अंतर पाया जाता है। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला। संवहनीय धाराओं में गति की वजह से क्या हुआ, ये जो हिस्सा था, ये इसमें केवल एक यही हिस्सा नहीं था, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी इसी गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। देखो आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। संवहनीय धाराओं की वजह से ये ऑस्ट्रेलिया और भारत इन्होंने उत्तर दिशा में, ये अपने गोंडवाना लैंड की प्लेट से अलग होकर उत्तर दिशा में गति करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके ये उत्तर की ओर बढ़े, और जब देखो आप देख रहे हो, ये देखो ये टूट गया, ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा भी टूट गया और भारत का भी टूट गया, ये, और इन्होंने उत्तर की ओर गति करना शुरू किया। और जब ये उत्तर की ओर गति किया तो यहाँ पे जो टेथित नामक भू अवनति थी, उसके जो अवसाद से जब ये यूरेशिया प्लेट से टकराया ऊपर जाके, तो वही अवसाद जो वलित होके हिमालय पर्वत बन गए। तो अब आपको समझ में आया हिमालय पर्वत कैसे बना और प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना। गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, एक बार हम फिर से सुनेंगे, वो संवहनीय धाराओं की वजह से उत्तर की ओर जब उसने बढ़ना प्रारंभ किया तो वो अपने से बड़ी प्लेट यूरेशिया प्लेट या अंगारा लैंड की प्लेट से जाके टकरा गया, और यहाँ पे जो टेथित नामक भू अवनति थी, उसके जो अवसादी चट्टानें थी, वो वलित होकर उन्होंने किसका निर्माण किया? हिमालय का निर्माण किया। देखो आप इस वाली चित्र में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ना केवल हिमालय का निर्माण किया बल्कि जो पश्चिम में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका निर्माण भी इसी तरीके से हुआ है। तो आपको समझ में आ गया ये प्रायद्वीपीय पठार में और हिमालय में क्यों पहाड़ हैं, प्रायद्वीपीय पठार वाला जो हिस्सा है वहाँ पठार क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और हिमालय जो है एक बलित पर्वत है, और अगर हम भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो आज भी हिमालय का निर्माण हो रहा है। और ये जो टेथित नामक भू अवनति थी उसमें जो अवसाद थे उसके बलित होने की वजह से बना है। अच्छा, अब आता है मैदानी भाग कैसे बने। हाँ, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, हम समझेंगे। ये तो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा रहा, ये टेथित अवनति के जो बलित होकर हिमालय पर्वत बन गई। ये छोटी प्लेट थी, ये अपने से बड़ी प्लेट अंगारा लैंड से जब टकराई तो उसके नीचे धंस गई, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी, ये जो चित्र में आप देख रहे हो, ये जो लाइन सी दिख रही है ना, ये एक द्रोणी का निर्माण हुआ। ये द्रोणी दिख रही है ना, यानी कि थोड़ा सा गैप था, द्रोणी का निर्माण हुआ। तो यहाँ उत्तर में और दक्षिण में जो नदियाँ बहती थी वो अपने साथ जो अवसाद लेके आई थी, देखो इस चित्र में आपको समझ में आएगा, लाने वाले अवसादों से ही किसका निर्माण हुआ? मैदानी भाग का निर्माण हुआ। अब आप सबसे पहले हम फिर से अपना फर्स्ट वाला मैप देखेंगे, अब आपको समझ में आएगा। हिमालय पर्वत ये नवीन वलित पर्वत है, हाँ, जो कि टेथिस सागर में जो अवसादी चट्टानें थी उसके अवसाद थे, उनके ऊपर उठने की वजह से हुआ। ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मैदान वाला जो हिस्सा है ये जो
अवसाद हैं नदियों के, उनके दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो नदियाँ थी उनके लाए हुए अवसादों से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भारत के उच्चावच में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। हम एक एक टॉपिक का डिटेल अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम उत्तर भारत उसमें हम हिमालय पर्वत की पर्वतीय श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे, मैदान का, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का, तटवर्तीय प्रदेशों का, भारतीय मरुस्थल का और द्वीप समूह का अलग अलग अध्ययन करेंगे। अभी आज हमने इस वीडियो में समझा कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। थैंक यू।